हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट सेशन में वी हैड जस्ट फिनिश डिस्कसिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर की रोटेशन ऑफ ऑडिटर किन किन कंपनीज, किन किन क्लास ऑफ कंपनीज पे एप्लीकेबल है और क्लास ऑफ कंपनीज के अलावा लिस्टेड कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस पड़ी थी कि क्या टर्नओवर लिमिट होती है। टर्नओवर लिमिट नहीं थी, पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट थी। पेड अप शेयर कैपिटल की क्या लिमिट होती है एंड उसके अलावा बोरोइंग्स की क्या लिमिट होती है। ठीक, तो ये हमने कुछ डिस्कशंस किए थे। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि एक इंडिविजुअल को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना है या फिर एक ऑडिट फर्म को अपॉइंट करना है तो उसमें मैक्सिमम टर्म कितने साल का होना चाहिए। वेदर इट शुड बी a term of 5 consecutive years or 2 terms of 5 consecutive years respectively in the case of an individual or an audit firm. उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। फिर मैंने आपको कूलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट बताया था और ये बताया था कि किसी फर्म में कॉमन पार्टनर है या कुछ पार्टनर्स हैं जो कि दूसरे ऑडिट फर्म्स में भी पार्टनर रह चुके हैं या पार्टनर हैं एग्जिस्टिंग, जिनका टेन्योर कंपनी में एज अ कंपनी ऑडिटर एक्सपायर हो गया है, तो वो ऑडिट फर्म भी एलिजिबल नहीं होगी ऑडिटर बनने के लिए उसी कंपनी के लिए कम से कम 5 साल के लिए। ठीक, ऐसी कुछ बातें हुई थी। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि रोटेशन होता कैसे है, रोटेशन का मैनर क्या है, नए ऑडिटर का कैसे अपॉइंटमेंट होगा। जिस जिस कंपनी में ऑडिट कमिटी को अपॉइंट करने की ज़रूरत है तो वहाँ ऑडिट कमिटी ही रिकमेंड करेगी, नहीं तो बोर्ड रिकमेंड करेगा। ये कुछ बातें डिस्कस हुई थी। ठीक, अब आगे जो हमें इस टॉपिक में डिस्कशन करना है, हाँ एक चीज़ और थी जो मैंने आपको 2 तरह के इलस्ट्रेशंस स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किए थे वेयर इन आई वॉज टॉकिंग अबाउट like if the company is formed, it has been incorporated. If it has been incorporated recently, then there is no issue in that. But if it was formed before the commencement of act, then for maximum how long the auditor can stay in the company. So on that topic we had done a detailed discussion, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उसमें कितना रुक सकता है कंपनी में। मान लीजिए एक्ट के सेक्शन के कमेंसमेंट से पहले ही कंपनी फॉर्म हुई थी एंड ऑडिटर वाज फंक्शनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन, देन फॉर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए वो ऑडिटर होल्ड कर सकता है पोजीशन कंपनी में, इंक्लूडिंग द ट्रांजिशन पीरियड which mentioned as per the section is 3 years. ठीक, ट्रांजिशन पीरियड इज 3 years. फिर मैंने बात की थी कि अगर ऑडिट फर्म है तो उसमें कितना रुक सकता है। सो ऑडिट फर्म के केस में भी ट्रांजिशन पीरियड इज 3 years. No matter if the auditor, or like if I'm talking about an audit firm, if it is staying in the company, if it is holding its position for around 10 years or even more than 10 years, then in that case also that particular firm shall be given a transition period of complete 3 years. So in totality, I'll not say I'll say the audit firm can hold position for a maximum number of 13 years. If 10 years have been passed staying in the company, for example, the auditor is holding position before the commencement of act, then additional 3 years grace period shall be given to that firm. ठीक है, and in totality that firm can hold up to 13 years, can stay up to 13 years. So this is what this section is trying to say. Now other than this, today we had to discuss about audit committee, which I mentioned in the last class that yes, I'll be discussing the provisions of audit committee, to which companies this particular section is applicable, and yes, only those companies will have to form the audit committee
and that particular audit committee will be responsible for all the matters related to auditors, like their appointment, their rotation. ठीक है? In all these cases, they would be taking charge of. So let's begin with audit committee. Now, students, here also what the act has done, this particular section 177 has been quoted here for the audit committee. Now, section 177 is specifically mentions some conditions, ठीक है? Some list of companies who shall be required to constitute an audit committee. Now, in this case, what are those companies? Let's start our discussion. First is all public companies having a paid up capital of 10 crore rupees or more. Now you people would be thinking कि हमेशा जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी कंपनीज का नाम लिखा रहता है, चाहे वो लिस्टेड कंपनीज हो, पब्लिक कंपनीज हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल की ही बात क्यों होती है? व्हाई दीज पीपल आर ऑलवेज स्ट्रेसिंग अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल? सी, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, और रीजन ये है कि पेड अप शेयर कैपिटल की जगह अगर इशूड कैपिटल की बात होगी ना, तो इशूड कैपिटल का अमाउंट तो बहुत बड़ा होता है, बट पेड अप, क्योंकि इशूड में क्या होता है, जितना कंपनी ने शेयर इशू किया है अपने सब्सक्राइबर्स को इनवाइट करने के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए, ताकि वो शेयर खरीदें, कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है, कंपनी में फंडिंग इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। तो अगर इस केस में पेड अप कैपिटल इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि पेड अप कैपिटल जो है वो बेसिकली कौन सा अमाउंट है? वो अमाउंट है उन शेयर्स का जिसके बदले में लोगों ने पैसों का पेमेंट कर दिया है। पेड अप वो शेयर्स जो शेयर होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं, इस समय सब्सक्राइबर्स होल्ड कर रहे हैं कंपनी के, और उनके बदले उन्होंने पूरा पूरा पेमेंट कर दिया है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, कोई 10 शेयर होल्ड कर रहा है, कोई 15 होल्ड कर रहा है। अब जो 15 होल्ड कर रहा है उसने जो है 12 के अगेंस्ट में पेमेंट कर दिया है, बाकी 3 के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं किया है, तो 3 जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है, दैट इज अनपेड, और 12 जो है वो पेड अप कैपिटल है। अब पेड अप कैपिटल की ही वजह से ही एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलती है कि कंपनी में इतने इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब अगर ज्यादा लोगों ने किया है तो कंपनी में बहुत लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, रिलाय कर रहे हैं, कंपनी का रेप्यूटेशन इतना अच्छा है, कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है कि लोग उस पर रिलाय कर रहे हैं। पेड अप कैपिटल से कंपनी की रेप्यूटेशन का भी पता चलता है। अब इसमें अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो लिस्टेड कंपनी का नाम हमेशा आपको दिखेगा ही दिखेगा। इससे पहले जब हमने रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की कंडीशन पढ़ी थी तो उसमें भी सबसे पहले लिस्टेड कंपनी का नाम था ही। लिस्टेड कंपनी में कोई रिस्क नहीं रहता है, उसके सारे शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, सबको डिस्प्ले हो रहा है करंट शेयर प्राइस क्या है डेली बेसिस पे। बीएससी हो चाहे एनएससी हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, हर जगह लिस्टिंग हुई है तो दिखेगा भी। आज शेयर प्राइस इतना है, कल 10% डिक्रीज हो गया, परसों 12%, 15% बढ़ गया, तो वो ट्रेंड एनालिसिस भी समझ आने लगता है। वो लिस्टेड है, उस पर लोग रिलाय करेंगे ही करेंगे, नो डाउट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, और सेबी का तो पूरा पूरा रोल रहता ही है लिस्टेड कंपनीज में, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस वो फॉर्म करती है ताकि इन्वेस्टर्स के या पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। बाकी रही बात दूसरी पब्लिक कंपनीज की जिनकी लिस्टिंग नहीं होती है स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसी भी कंपनीज होती हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं बट उसमें लिस्टिंग नहीं होती है स्टॉक एक्सचेंज में,
ट्रेडिंग नहीं होती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। अच्छा, इसमें पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या है, लोन्स जितने भी हैं पब्लिक कंपनी के एग्रीगेट में, आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, दूसरी कंपनी से ले रखा है, बैंक से ले रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, जितने भी तरह के लोन्स हैं वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी वो कंपनी ऑडिट कमेटी बना सकती है। अच्छा, अब ये जो 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या, पब्लिक कंपनीज। इसका मतलब प्राइवेट कंपनीज का यहाँ कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज ये कि अब आप पूछोगे कि क्या ये कंडीशंस लिस्टेड कंपनीज में लगेंगी, तो आंसर इसका ये है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में तो इटसेल्फ ही बोल दिया गया है कि ऑडिट कमेटी फॉर्म होनी ही होनी है, चाहे उसका पेड अप कैपिटल जितने भी अमाउंट का हो, टर्नओवर जितने भी अमाउंट का हो, या उसके लोन्स जितने भी अमाउंट के हो, उसमें विदाउट एनी कंडीशन ऑडिट कमिटी शैल बी फॉर्म्ड। ठीक। क्लास ऑफ कंपनीज की जब बात आती है तो क्लास ऑफ कंपनीज में वो पब्लिक कंपनीज आती हैं जिनका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ऊपर हो, सॉरी, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर हो, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर हो, एंड अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो बोरोइंग्स अगर उसकी 50 करोड़ या उससे ऊपर है तो उसे ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इसमें आपको लिमिट याद करनी पड़ेगी अमाउंट वाइज कि पेड अप कैपिटल के लिए 10 करोड़, टर्नओवर के लिए 100 करोड़ रुपीस, एंड जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं तो उनके लिए 50 करोड़। ठीक। तो ये सिचुएशन है, ये इसको इन लोगों ने डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट कर दिया है, तो वो समझ आ जाएगा आपको, एक बार आप टेक्स्ट लैंग्वेज पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है, एक तरह का नोट है, पेड अप शेयर कैपिटल हो, टर्नओवर हो, आउटस्टैंडिंग लोन्स हो, बोरोइंग्स हो, डिबेंचर्स हो, डिपॉजिट्स हो, जो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना वो क्लास ऑफ कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए, तो वो हम कौन सी डेट का लेंगे। अब आप लोग कह दो ईयर एंड का ले लेंगे या इस मंथ का ले लेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, एक स्टैंडर्ड फिगर लेनी पड़ेगी ना कंपैरिजन करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फिगर मतलब कब की लेंगे, एज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उनकी उनकी फिगर्स ली जाएंगी, उनके अमाउंट्स कंसिडर किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि अभी 19-20 का ऑडिट चल रहा है, अभी 19-20 अनऑडिटेड है क्योंकि डेट पेट भी एक्सटेंड हो गई है, तो बड़े आराम से अब ऑडिट हो रहा है। तो लेटेस्ट ऑडिटेड स्टेटमेंट कब की होंगी, 2018-19 की। तो इसी ईयर की टर्नओवर लिमिट चेक होगी, पेड अप शेयर कैपिटल चेक होगा, एंड बोरोइंग्स चेक होंगी। अब एग्जाम्पल यही दिया है कि पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 9 करोड़ है, अब सिंपली बोल दिया है पब्लिक कंपनी है। अगर ये बोल देते लिस्टेड कंपनी है, एग्जाम्पल में अगर बोलते लिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल इतना है, टर्नओवर इतना है, तो लिस्टेड कंपनी में तो नो डाउट लगनी ही है, ये ऑडिट कमेटी बननी ही बननी है, चाहे उसका पेड अप कैपिटल 9 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 12 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या टर्नओवर या बोरोइंग्स जितने भी अमाउंट की हो। बट अब यहाँ पब्लिक कंपनी की बात हुई है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा आपको एग्जाम में। पेड अप कैपिटल 9 करोड़ है, टर्नओवर 150 करोड़ है, तो अब पेड अप कैपिटल तो 10 करोड़ से कम है बट टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। ठीक। अब कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी क्योंकि रिक्वायरमेंट में, कंडीशन में फॉल कर रही है। अब इसके अलावा जो बात करी है इन्होंने वो करी है मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स।
वो कैसे रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, ऑडिट कमेटी में कुछ खास नहीं है। सबसे पहले जो कंपनी ऑडिट कमेटी बनाएगी, ठीक है, वो उसका पॉइंट कंसिडर करते हैं। उस केस में ऑडिट कमेटी ही ऑडिटर्स का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट करेगी। अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है, मान लीजिए वो कंडीशन में फॉल नहीं कर रही है ऊपर जो हमने डिस्कस करी, तो उस केस में बोर्ड देखेगा कि इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस क्या है, या ऑडिट फर्म की बात करी जाए तो वहां पे पार्टनर्स का एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर हम उन्हें कंसिडर कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, और क्या ये क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस मैच करते हैं कंपनी के साइज और कंपनी के रिक्वायरमेंट से। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अपॉइंटमेंट कंसिडर करते टाइम ऑडिट कमेटी या बोर्ड वो क्या चेक करेंगे, कोई ऑर्डर्स या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स तो नहीं है इन रिलेशन टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर। यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में या कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग तो नहीं है उस ऑडिटर के या ऑडिट फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनकी, जो प्रपोज्ड ऑडिट फर्म है तो उसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी, या फिर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप खुद ही इंडिविजुअल ऑडिट कर रहा है तो उसकी ऑर्डर कहीं पेंडिंग ना हो, प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो, कोई लिटिगेशन मैटर ना हो उसके अगेंस्ट में। तो ये चेक करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं उसके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है और वो चल रहा है, जरूरी नहीं है आईसीएआई की तरफ से उसका कोई मिसकंडक्ट हो, उसके अलावा भी हो सकता है इन जनरल। ठीक है, तो ये चीजें ऑडिट कमेटी या बोर्ड देखेगा। आपको दो चीजें लेके चलनी है सॉरी। पहली, अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है तो ऑडिट कमेटी ही सब कुछ देखेगा, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, उससे पहले क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ऑर्डर्स पेंडिंग तो नहीं है। ऑडिट कमेटी की एब्सेंस में बोर्ड देखेगा। जिस जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं रिक्वायर्ड है वहां बोर्ड देखेगा, और वो कोई भी इंफॉर्मेशन मंगा सकता है ऑडिटर को जो उसे जरूरी लगेगी। अब किसी ऑडिटर ने मान लीजिए पीएचडी करी हुई है तो वो उससे पूरी डिग्री की कॉपी भी मंगवा सकता है देखने के लिए, करते हैं सीएस, कई सीएस करते हैं। कोई और कोर्स किया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोई कोर्सेज आते हैं जैसे वो किए हुए हैं तो उनके सर्टिफिकेट्स वो देख सकता है। ठीक है, अब कंपनी अगर रिक्वायर्ड है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ऑडिट कमेटी, तो कमेटी जो है कमेटी ही नाम बताएगी, इंडिविजुअल का या फर्म का, किसे, बोर्ड को बताएगी। और बाकी केसेस में जहां ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड नहीं है वहां बोर्ड ही रिकमेंड करेगा इंडिविजुअल या फर्म किसे, मेंबर्स को एजीएम में। तो जहां ऑडिट कमेटी है वहां ऑडिट कमेटी खुद बोर्ड को रिकमेंड करेगी, और जहां ऑडिट कमेटी नहीं है वहां बोर्ड रिकमेंड करेंगे मेंबर्स को। अच्छा, अगर हम ऑडिट कमेटी की बात करें तो ऑडिट कमेटी में मान लीजिए बोर्ड जो है वो मान जाता है ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन से, कहता है कि हाँ आपने जो सिलेक्शन किया है वो बेस्ट है, नो डाउट बहुत अच्छा ऑडिटर मिला है हमें, तो वो फर्दर रिकमेंड कर देगा मेंबर्स को एजीएम में। और अगर बोर्ड डिसएग्री कर रहा है रिकमेंडेशन से तो वो रेफर बैक करेगा रिकमेंडेशन कमेटी को कि आप दोबारा से सोचिए, हमें जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है इस ऑडिट फर्म से, प्रपोज्ड ऑडिट फर्म से या प्रपोज्ड ऑडिटर से, आप एक बार दोबारा से देखिए, चेक करिए, पूरे रीजंस बताएगा अपने डिसएग्रीमेंट का कि हम क्यों क्यों किस वजह से हम डिसएग्री कर रहे हैं। कौन बताएगा, बोर्ड बताएगा, किसे, ऑडिट कमेटी को। अगर ऑडिट कमेटी रीजंस जो बोर्ड ने दिए वो जस्टिफाइबल लगते हैं या जस्टिफाई, दो केसेस होंगे। ऑडिट कमेटी ने बोर्ड के रीजंस देखे, ठीक, तो उस केस में क्या पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि इफ द ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसिडरिंग
the reasons given by board decides not to reconsider its original recommendation, the board shall record reasons for its disagreement with the committee and send its own recommendation for consideration of the members in the AGM. And if the board agrees with recommendations of audit committee, it shall place the matter for consideration by members in AGM. देखिए समझिएगा, इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। अब पहली चीज ये कि अगर मैं बात करूं ऑडिट कमेटी की, मिनट, ऑडिट कमेटी की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। ऐसे तो वही रिकमेंड करता है बोर्ड को, समझ आई बात। तो इस केस में यहाँ पे दो पॉइंट्स मेंशन्ड है। सबसे पहले जहां पे जिस कंपनी में रिक्वायर्ड है जहां पे ऑडिट कमेटी, तो वहां पे वो बोर्ड को बताएंगे और बोर्ड बता देंगे मेंबर्स को ऑडिटर कौन सा बनना है, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक, ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज। अब इसके अलावा इसमें भी दो सब पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। यहां पे मैं इसको डिस्कस कर ले रही हूं, चलिए यहां पे कर लेते हैं इसको। अब इसमें एक पॉइंट तो ये है कि बोर्ड अग्री कर जाएगा, है ना। अब ये है सिलेक्शन से लेके सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर की बात, है ना। इसमें बोर्ड अग्री कर गया, अगर अग्री कर गया तो वो आगे मेंबर्स को बता देगा। ये वो सिचुएशन है जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड होती है। दूसरा केस ये है कि बोर्ड डिसअग्री कर गया। अब अगर बोर्ड डिसअग्री कर गया तो वो ऑडिट कमेटी को, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ AC, वो ऑडिट कमेटी को कहेगा कि आप रिकंसिडर करिए, रेफर बैक कर देगा और कहेगा रिकंसिडर करिए, और अपने सारे रीजंस वो कोट करेगा, किसके, डिसअग्रीमेंट के। ठीक, अब इसमें भी दो चीजें आती हैं। ऑडिट कमिटी डज नॉट रिकंसिडर। अगर ऑडिट कमिटी रिकंसिडर नहीं कर रही है तो इस केस में बोर्ड क्या करेगा, अपनी रिकमेंडेशंस अलग से देगा और अपने रीजंस देगा डिसएग्रीमेंट के, ओन रिकमेंडेशन देगा वो, किसको, मेंबर्स को, एंड रीजंस देगा किस चीज के, फॉर डिसएग्रीमेंट। तो ये किसे देगा, वो मेंबर्स को। दूसरा केस, इस केस में ऑडिट कमिटी तो रिकंसिडर ही नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे केस में बोर्ड जो है ना वो अग्री कर जा रहा है विद द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमिटी। भाई ऑडिट कमिटी ने रिकंसिडर किया, रिकंसिडर करने के बाद ऑडिट कमिटी ने सोचा कि नहीं, हमारा जो पहले जो डिसीजन था वो सही था, हम रिकंसिडर नहीं करेंगे। तो उस केस में बोर्ड अपनी अलग से रिकमेंडेशंस यानी कि सजेशंस देगा मेंबर्स को, और ये भी बताएगा कि हम क्यों डिसअग्री कर रहे हैं ऑडिट कमिटी से, क्या रीजंस हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि बोर्ड अग्री कर जाए, जो ऑडिट कमिटी ने रिकमेंडेशन दोबारा से कंसिडर करने के बाद दिया है उससे बोर्ड अग्री कर जाए, तो फिर उस केस में वो मेंबर्स को वो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर देगा और वो मैटर कहाँ प्लेस होगा, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो ये दो केसेस, सब केसेस और बन सकते हैं इसमें। जिस जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी फॉर्म होती है वहां ऑडिट कमेटी खुद बोर्ड को रिकमेंड करेगी, बोर्ड मेंबर्स को करेगी। ये तो सिंपल स्टेट हो गया।
अब ऑडिटर के सिलेक्शन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मान लीजिए अगर बोर्ड अग्री कर रहा है तो वो मेंबर्स को डायरेक्टली बता देगा, लेकिन अगर बोर्ड डिसअग्री कर रहा है तो वो ऑडिट कमेटी से कहेगा कि आप रिकंसिडर करिए। रिकंसिडर करने के बाद भी दो सब पॉइंट्स आते हैं। एक में रिकंसिडर करने के बाद अगर बोर्ड मान गया कि हाँ इन्होंने रिकंसिडर किया और अपनी रिकमेंडेशंस दे दी और उससे बोर्ड मान गया तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा मेंबर्स को और मेंबर्स उस मैटर को एजीएम में डिसाइड कर लेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे एजीएम में। लेकिन अगर ऑडिट कमिटी ने कहा कि हमें रिकंसिडर करना ही नहीं है, जो हमने पहले रिकमेंडेशन दे दी थी वो सही है, आई डोंट वांट टू रिकंसिडर नाउ, so in that case board will forward their own recommendations, they'll give their own suggestions to the members. Along with those recommendations they shall be citing the reasons for disagreement with audit committee, they shall be giving the reasons for disagreement कि वो ऑडिट कमिटी से क्यों डिसएग्री कर रहे हैं, क्यों उन्हें कंडेम कर रहे हैं, उसके रीजंस वो अलग से मेंबर्स को देंगे। ठीक, तो ये है पूरा सिनेरियो ऑडिट कमिटी का। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है ऑडिटर की रेम्यूनरेशन। अच्छा, रेम्यूनरेशन देखो, अपॉइंटमेंट भी जनरल मीटिंग में हो रहा है तो जाहिर सी बात है रेम्यूनरेशन भी जनरल मीटिंग में फिक्स होगी। ठीक, लेकिन फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोर्ड रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकता है, फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, पहली एजीएम में अपॉइंटमेंट हुआ फर्स्ट ऑडिटर, उसमें बोर्ड रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकता है। और रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, जो भी फीस ऑडिटर को पे होगी वो तो होगी, और कोई भी खर्चे एक्सपेंसेस अगर ऑडिटर ने इनकर किए ऑडिट से रिलेटेड, कोई उसे फैसिलिटी एक्सटेंड हुई है बट वो रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो वो फैसिलिटी भी मान लीजिए एक्सटेंड हुई है तो वो सब भी इसमें इंक्लूड होगा, रेम्यूनरेशन माना जाएगा। मॉनेटरी टर्म्स में वो रेम्यूनरेशन में सैलरी में इंक्लूडेड नहीं है, ऑडिट फीस में इंक्लूडेड नहीं है, बट तब भी वो माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्नैक्स अरेंज होते हैं जब भी ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए, तो उसे स्नैक्स दिए जाते हैं, दोपहर का लंच दिया जाता है, शाम के स्नैक्स दिए जाते हैं, तो ये रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड नहीं है बट ये फैसिलिटी एक्सटेंड हुई है उसे ऑडिट करते टाइम। या उसने कुछ नोटपैड्स खरीदवाए हैं वहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के लिए, कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं जो कंपनी के अलग से वेयर हाउस में थे, जो जिसको लाने की वजह से जो भी खर्चे वगैरह हो वो सब आ जाएंगे इसमें। And any facility extended to him but does not include any remuneration paid to him for any other services rendered by him at the request of the company. भाई देखो, रेम्यूनरेशन में फीस आएगी, एक्सपेंसेस जितने भी इनकर हुए ऑडिट के दौरान वो आएंगे, ऑडिटर ने अपने एंड से अगर इनकर किए हैं तो वो भी रेम्यूनरेशन में जुड़ेंगे, यानी कि वो खर्चे रीइंबर्स होंगे ऑडिटर को। फिर कोई फैसिलिटी दी गई है तो वो भी, बट अगर उसने कोई सर्विस रेंडर की है ऑडिट के अलावा, वो भी कंपनी की रिक्वेस्ट पे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी की कोई बुक कीपिंग सर्विसेज थी, अकाउंट्स बनाने की सर्विस, उसमें ऑडिटर ने अपना आर्टिकल लगा दिया तो वो कंपनी की रिक्वेस्ट पे ऑडिटर प्रोवाइड कर रहा है बट वो कंपनी ऑडिट से डिफरेंट है। या फिर कंपनी ने कहा कि हम बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक किया भी हुआ है, तो आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करिए। स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अंडर राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कंपनी ऑडिट से अलग है, इसलिए उस सर्विस का जो पेमेंट होगा वो रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। अब इसके अलावा जो टॉपिक है वो है रिमूवल का। रिमूवल का मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। रिमूवल में बेसिकली क्या बोला है इन्होंने,
सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर ऑडिटर को अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 139 तो उसे उसके टर्म से पहले कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन वो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन जब कंपनी पास करेगी तो उसी से ही ऑडिटर को हटाया जा सकता है आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट in that behalf as per rule 7 of CAAR। अब ये क्या है, पहले तो इसमें ये समझिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है और ये रूल क्या है, उसके बाद हम आते हैं बाकी टॉपिक पे। ठीक, तो पहले ये समझते हैं। अब CAAR क्या है? कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स हैं 2014 के, जिसके रूल 7 के हिसाब से यहाँ बात लिखी हुई है रिमूवल से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन बेसिकली जितने भी कंपनी के सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, ठीक है, तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन तब रिक्वायर्ड होता है और इसमें 75% ऑफ शेयर होल्डर्स या उससे ज्यादा जब रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करते हैं तब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। एक्सेप्शनल और सेंसिटिव मैटर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। ऐसे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी होता है, वो सारे मेंबर्स को मेनली वो उसमें मेजॉरिटी देखनी होती है, बट स्पेशल रेजोल्यूशन में स्पेसिफाइड है कि 3/4 मेजॉरिटी उसके फेवर में वोट करें, यानी कि 75% शेयर होल्डर्स उसके फेवर में वोट करें। तो ये रेजोल्यूशंस होते हैं एक तरह के, समझिए कि एक ओपिनियन है फॉर्मल, ठीक है, सबके ओपिनियंस को एक्यूमुलेट करके जो एक कॉमन ओपिनियन फॉर्म होता है, पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म होता है, उसे रेजोल्यूशन के फॉर्म में पास किया जाता है कंपनी की मीटिंग्स में, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो। ठीक, तो अब रिमूवल जो है, अपॉइंटमेंट भले ही 139 में हुआ है लेकिन टर्म एक्सपायर होने से पहले ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 के अंडर। ठीक, एक अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और वो प्रिस्क्राइब्ड है रूल 7 में, वो प्रिस्क्राइब्ड है रूल 7 में। अब इसमें अगर मैं बात करूं क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं तो वो देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिकली एक एप्लीकेशन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ऑडिटर रिमूव करना है फॉर्म ADT 2 में और फीस जाएगी। तो फीस जितनी कंपनीज के रजिस्ट्रेशन कंपनीज के रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है उतनी ही फीस जानी होगी। एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। जिस दिन सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखिए रिमूवल का आइडिया बना है ना, ऑडिटर हटाना है टर्म से पहले, तो बोर्ड पहले रेजोल्यूशन पास करेगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन जाएगी। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन किस में जाएगी, फॉर्म ADT 2 में, फीस के साथ जाएगी। उसके बाद कंपनी जनरल मीटिंग होल्ड करेगी 60 डेज के अंदर। अब ये 60 डेज कहां से काउंट होंगे, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आया ना, कंसेंट आया, जिस दिन वो मिला कंपनी को, उसके 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। लेकिन लेकिन ये पूरा प्रोसेस करने से पहले ऑडिटर को एक मौका दिया जाएगा, उसे सुना जरूर जाएगा, उसे निकालने से पहले, उसे वैलिड ग्राउंड्स पे निकालने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन जाएगी, ठीक है, फॉर्म ADT 2 में।
एंड फीस के साथ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, लेकिन ये फीस इन्होंने जो है ना, ये फर्स्ट पॉइंट पहले लिख दिया है, जबकि सेकंड पॉइंट का रोल पहले प्ले हो रहा है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन और फीस की बात। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट रहेगा वो रहेगा, एप्लीकेशन गई सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड, यानी कि बोर्ड एक रेजोल्यूशन पास करेगा कि हमें एक ऑडिटर हटाना है अपना, और उसके 30 दिन जब एक्सपायर ना हुए हो तब तक एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंच जानी चाहिए। तो अप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज। ठीक, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ गई। अब अप्रूवल आने के 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी, नाउ विद इन 60 डेज कंपनी एक जनरल मीटिंग होल्ड करेगी, और उस जनरल मीटिंग में वो क्या करेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी कंपनी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ गई, और उसके अप्रूवल के रिसीट के 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देगी जनरल मीटिंग में, और ऑडिटर हट जाएगा। लेकिन सबसे पहला स्टेप है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा 30 डेज के अंदर, और उसके 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करने की जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज की दी है इसमें, बोर्ड के रेजोल्यूशन के 30 डेज के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कंपनी, और जैसे ही वहां से अप्रूवल आ जाएगा तो उसके 60 डेज के अंदर मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देंगे जनरल मीटिंग में। बट इन सब प्रोसेसेस से पहले ऑडिटर को एक मौका दिया जाएगा सुनने का। ऑडिटर से उसके रीजंस भी पूछे जाएंगे। मान लीजिए अगर उससे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से कंपनी हटा रही है वैलिड ग्राउंड्स पे, तो उसे भी मौका तो देना चाहिए ना सुनने का। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट रिमूवल का। ठीक, अब इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर वाला टॉपिक एंड सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के भेजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Also press the bell icon for latest updates. Follow me on Instagram by the name CA Jyoti Tutorials, जिसमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी आज मैं आप सबको एक नंबर डिस्क्लोज करूंगी। अगर आपको लाइव क्लासेस के लिए इंक्वायर करना है, डिटेल्स लेनी है, तो आप उस नंबर पे एक बार कांटेक्ट करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर लाइव क्लासेस ऑन जूम ऐप, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एनक्लोज कर दूंगी। बाकी कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के भेजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई डाउट हो तो तब भी मुझे उस पर मेंशन करिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।